अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि फॉर्म कैसे फिल करना है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा, तो किसी को क्या समझ नहीं आ रहा। हर एक को अलग अलग से जवाब देने से बेहतर है कि एक वीडियो बना के रख दूँ, जैसे अगर कोई न्यू भी ऐड होता है ग्रुप में तो उसे उस वीडियो से फ़ायदा हो जाए कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो ये सबसे पहले पेज नंबर 1 है, इसमें आपने देखा होगा कि अटेस्टेड फ़ोटो का एक कॉलम बना हुआ है। वहाँ पे आपने एक फ़ोटो लगाना है, अटेस्ट किया हुआ, फ्रंट साइड से अटेस्ट किया हुआ फ़ोटो लगाना है। उसके अलावा जो भी पिक्चर्स देनी है वो आपको बैक साइड से अटेस्ट करवानी है। उसके अलावा जो भी फ़ोटोज़ देनी है वो आपने इसके ऊपर स्टेपल करनी है, फ्रंट पेज पे स्टेपल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मेरिट कैलकुलेशन टू बी फिल्ड। अच्छा, पहले लिखा हुआ ईयर ऑफ ज्वाइनिंग MBBS विथ नेम ऑफ कॉलेज। अपने कॉलेज का नाम भी मैनेज करना है इस कॉलम में, और आपने ईयर भी लिखना है कि आपने किस ईयर में ज्वाइन किया था। दूसरा, ईयर ऑफ पासिंग, किस ईयर में पास किया है और अपने कॉलेज का नेम, ठीक है। मार्क्स ऑब्टेन इन फाइनल ईयर में जो आपकी GPA आई है ना, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। फिर आ जाता है नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स ड्यूरिंग MBBS। तो ये पूरे करियर की बात हो रही है, MBBS करियर की बात हो रही है कि 5 साल जो आपने MBBS के गुजारे हैं उसमें सप्लियाँ वगैरह दिए नहीं दिए हैं, किसी को ईयर बैक लगा है, ईयर बैक लगा है या नहीं लगा है, ठीक है। अगर किसी ने कोई सप्ली नहीं दी कभी भी अपने 5 साल के करियर में, या रिटेक नहीं लगा किसी को कोई भी, तो उसने यहाँ पे एक लिखना है। फर्स्ट अटैम्प्ट लिख दे या एक लिख दे, एक ही बात है, ठीक है। अगर किसी ने रीटेक दिए हैं लेकिन ईयर बैक नहीं लगा, रीटेक दिए हैं लेकिन ईयर बैक नहीं लगा, तो उसका सेकंड अटेम्प्ट होगा। फिर चाहे जितने भी रीटेक दिए हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। रीटेक्स दिए हैं लेकिन ईयर बैक नहीं लगा, टर्म बैक नहीं हुआ वो, तो वो लिखेगा सेकंड अटेम्प्ट, या 2 लिख दे यहाँ पे, सेकंड अटेम्प्ट या 2 लिख दे, ठीक है। तो जिनको टर्म बैक लगा है, मतलब ईयर बैक हुए हैं वो, ठीक है। तो जो सिर्फ ईयर बैक हुए हैं और उसी जिस सेमेस्टर में या जिस सेमेस्टर की वजह से या जिस ईयर की वजह से वो ईयर बैक हुए ना, उसमें उनको दोबारा रीटेक नहीं लगा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा है जो थर्ड ईयर में उसे ईयर बैक लग गया, तो उसने थर्ड ईयर में जिस पेपर्स की वजह से ईयर बैक लगा था वो उसने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर कर लिया है, तो वो यहाँ पे लिखेगा थर्ड अटैम्प्ट, ठीक है। अगर किसी को ईयर बैक लगा है लेकिन उसने वही पेपर जो जिसकी वजह से उसको ईयर बैक लगा है, वो ईयर बैक लगने के बाद भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं करता, वहाँ पे भी सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर करता है, तो वो यहाँ पे लिखेगा फोर्थ अटेम्प्ट, सही है। उसके बाद आ जाती है टोटल मार्क्स में आपने लिखनी है फुल GPA। तो जितनी भी GPA होती है हमारी 4 लिख देनी है, 4 लिख देनी है यहाँ पे, 4 से ज़्यादा तो होती नहीं है। फिर नेम ऑफ डॉक्टर, जो कैंडिडेट है जो फॉर्म फिल कर रहा है, जिसके लिए फॉर्म फिल किया जा रहा है, वो अपना नाम लिखेगा और अपने वालिद का नाम लिखेगा यहाँ पे। नीचे का जो पोर्शन है पहले पेज का, वो फॉर ऑफिस यूज़ ओनली है, वो आपने फिल नहीं करना है, वो ऑफिस वाले खुद ही फिल करेंगे। इसको लीव कर दें, छोड़ दें इसको। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट पेज पे जो है, ये तो कॉमन सी चीज़ें हैं, ये सबको पता होगा कि नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ प्लेस वगैरह ये सब फिल करना है। मैं एकेडमिक रिकॉर्ड पे आ जाता हूँ डायरेक्ट। एकेडमिक रिकॉर्ड पे आप लिखना है ईयर ऑफ पासिंग पहले ये, और इंस्टीट्यूशन जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो आपने मेंशन करनी है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है, अब ये जो बॉक्स बना हुआ है इस बॉक्स पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। इसमें ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन लिखा हुआ है, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, ये यहाँ पे नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स भी सेम चीज़ है जो मैंने आप लोगों को बताई है कि अगर किसी को सप्ली नहीं आई है किसी भी प्रूफ में, तो वो वहाँ यहाँ पे फर्स्ट अटेम्प्ट लिखेगा। अगर किसी को किसी प्रूफ में सप्ली आई है, रीटेक लगा है, तो वो यहाँ पे सेकंड अटेम्प्ट लिखेगा। अगर किसी को किसी प्रूफ में टर्म बैक हुआ है वो उस प्रूफ में, या वो ईयर बैक हुआ है वो, तो वो वहाँ पे थर्ड अटेम्प्ट लिखेगा। अगर वो ईयर बैक होने के बाद भी उस प्रूफ को सप्ली में या रीटेक में क्लियर कर रहा है, तो वो फोर्थ अटेम्प्ट लिखेगा, सही है। टोटल मार्क्स वगैरह, मार्क्स ऑब्टेन वगैरह ये सब कुछ वही है। डिस्टिंक्शन को छोड़ दें, स्कूल कॉलेज अपना मेंशन कर दें यहाँ पे जो भी होता है। उसके बाद आ जाए ट्रेनिंग स्केड्यूल पे। ट्रेनिंग स्केड्यूल में अभी मैंने काफ़ी लोगों को देखा है जो मुझे पिक्चर्स वगैरह भेज रहे हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती ये कर रहे हैं कि एक एक कॉलम में 2-2 3-3 वार्ड्स मेंशन किए हुए हैं उन्होंने,
किसी ने तो 4 भी किए हुए थे, एक ने 6 किए हुए थे, पता नहीं कैसे लिख लिया उसने, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे एक डिपार्टमेंट एक यूनिट एक ही मेंशन करना है, एक कॉलम में एक ही मेंशन करना है, ठीक है। तो पहले तो ये आप लोग समझ लें कि जो कुछ भी फिल करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो लोग वार्ड आपको वही देंगे जो उनकी मर्ज़ी होगी या जो अवेलेबल होंगे, सही है। फिर भी अगर आप ये फिल कर रहे हैं, फिल तो करना है, फॉर्म तो फिल करना है, तो यहाँ पे आपने एक कॉलम में एक ही वार्ड मेंशन करना है, सही है। तो पहले जो कॉलम्स हैं, पहली रो है जो, उसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 ये डिपार्टमेंट्स हैं, उसके बाद लिखा हुआ है यूनिट। तो पहली रो में डिपार्टमेंट्स हैं, यहाँ पे आपने मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल आप पहले मेडिसिन में जाना चाहते हैं, मेडिसिन के 6 मंथ की रोटेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप पहले लिखेंगे मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, या अगर आप पहले मेडिसिन का अलाइड वार्ड करना चाहें तो मेडिसिन अलाइड लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मेडिसिन अलाइड में जो भी वार्ड आते हैं वो मैं ऑलरेडी एक वीडियो रख चुका हूँ, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन से वार्ड आते हैं अलाइड में। तो उसमें से जो भी अलाइड वार्ड आप चूज़ कर रहे हैं वो आगे उसी कॉलम, उसी मतलब जो फर्स्ट डिपार्टमेंट लिखा है ना उसके सामने जो यूनिट है उसमें आपने मेंशन करना है कि हम इस वार्ड में जाना चाहते हैं मेडिसिन अलाइड के। अगर फॉर एग्जाम्पल आप पहले जनरल मेडिसिन करना चाहते हैं तो आप डिपार्टमेंट में जनरल मेडिसिन मेंशन करेंगे, उसके बिल्कुल सामने उस वार्ड का नाम लिखेंगे, सही है। इस तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए भी है। अगर कोई जनरल सर्जरी, पहले सर्जरी की रोटेशन में जाना चाहता है 6 मंथ की में, तो वो सर्जरी के लिखेगा यहाँ पे। अभी यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेफरेंस गिवन बाय योरसेल्फ, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर हमें ऊपर वाले दिए गए वार्ड नहीं मिलते तो हम वो लेंगे या नहीं लेंगे, कुछ भी, इसको छोड़ दें, येस नो कुछ भी कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आ जाते हैं रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि किन लोगों के नाम मेंशन कर सकते हैं हम रेफरेंसेस के तौर पे। तो यही जो लोग हैं इनमें से भी कोई भी आप मेंशन कर सकते हैं, कोई भी 2 मेंशन करने हैं आपने। वो लोग ज़रूरी नहीं है कि किसी भी कॉलेज के, आपके कॉलेज के हों या किसी और कॉलेज के हों, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप अपने कॉलेज के प्रोफेसर्स वगैरह को जानते हैं तो उनका ही नाम मेंशन कर दें। तो एड्रेस में अगर आपको एड्रेस नहीं पता अपने प्रोफेसर का तो अपने कॉलेज का एड्रेस यहाँ पे लगा दें, ठीक है। टेलीफोन लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिक्लेरेशन में अपनी साइन कर दें और डेट तो वही लिखिएगा जो डेट आप फॉर्म सबमिट करवाने जाएँ। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट ज़्यादा रिक्वायर्ड है, कौन से नहीं है। अच्छा, इसके लिए ये थोड़ा सा मैं एंड में बता देता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। एक तो ये चीज़ आप समझ लें कि सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हम जमा करवाएंगे ना, उनकी कॉपीज़ जमा करवानी है और अटेस्ट करके करवानी है, ठीक है। जिनकी कॉपीज़ जमा नहीं करवानी है, ओरिजिनल जमा करवाने में मैं बता दूँगा, ठीक है। पहले जो है मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, इसकी कॉपी जमा करवानी है आपने और अटैच करके करवानी है। फिर आती है डिग्री, प्रोविजनल सर्टिफिकेट और मार्कशीट वगैरह। तो मार्कशीट तो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनल ईयर की जो मार्कशीट ना, वो बहुत ज़रूरी है, उसके साथ दूसरी मार्कशीट भी होना ज़रूरी है। उन सब की कॉपीज़ करवा के आपने अटेस्ट करवानी और जमा करवानी है। अगर किसी के पास डिग्री या प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है तो कोई मसला नहीं है, वो आप बाद में जमा करवा सकते हैं, लेकिन मार्कशीट होना ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि होप सर्टिफिकेट पे जमा हो सकता है, लेकिन मुझे इसका कोई इल्म नहीं है कि होप सर्टिफिकेट पे फॉर्म लेते हैं या नहीं लेते हैं। तो जब भी आप फॉर्म लेने जाएं, वाउचर पे करने के लिए जाएं, तो सबसे पहले आप आईआर डिपार्टमेंट JPMC से पूछ लीजिएगा कि आप होप सर्टिफिकेट पे हमारा फॉर्म एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। फिर ही फॉर्म लीजिएगा, वरना आप पैसे ज़ाया करना है और कुछ भी नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ एकेडमिक केयर, ये वो होती है कंसोलिडेटेड मार्कशीट वगैरह होती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आता है करेक्टर सर्टिफिकेट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं इसको। अगर किसी के पास है तो वो कॉपी करवा के अटैच करवा के सबमिट करवा दे, वरना इसको छोड़ा जा सकता है। अच्छा, इसमें 5वां नंबर जो है इसमें लिखा हुआ है अगर कहीं और काम किया हुआ है, तो वो ज़्यादातर लोगों का किया हुआ नहीं होता है। अगर किया हुआ भी है तो इसे छोड़ा जा सकता है। नो एप्लीकेशन विल बी विदाउट PMDC रजिस्ट्रेशन। PMDC रजिस्ट्रेशन, PMDC नंबर मिलता है हम सबको अपने कॉलेज से। ये PMDC रजिस्ट्रेशन नंबर होता है। जब हम सबसे फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हम PMDC रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपनी। तो वो रजिस्ट्रेशन इसीलिए होती है कि PMDC में रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो हमें मिल जाता है अपने कॉलेज से। अगर किसी को नहीं मिला तो वो अपने कॉलेज से ले सकता है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है, कोई भी नहीं पूछता है। फिर आ जाएँ 7वें नंबर पर। 7वें नंबर पे 3 फ़ोटोज़ मांगे हुए हैं, 2 अटेस्टेड ऑन बैक एंड 1 ऑन फ्रंट। जो 1 ऑन फ्रंट करवाएंगे ना हम फ़ोटो को अटेस्ट, वो उस पर हमने पेस्ट करना है जो फ्रंट पेज पे था, फर्स्ट पेज पे था। और बाकी के जो 2 हैं वो बैक से अटैच करवाने हैं और वहीं पे स्टेपल करने हैं ऊपर पेज पे, फर्स्ट पेज पे। फिर आ जाता है हेपेटाइटिस B वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर किसी को चाहिए
तो ये नुमान भाई की शॉप से JCM से ले सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कोई भी नहीं पूछता। 9वें नंबर पे है अंडरटेकिंग। ये एफिडेविट है, ये आपको JPMC से ही मिल जाएगा। किसी को भी अपने शहर से या अपने कॉलेज से या अपने कहीं से भी बनवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कहीं और से एक्सेप्ट नहीं करते। तो JPMC से ही लेना है आपको। अगर JPMC से नहीं मिलता, मोस्ट प्रोबेबली मिल जाएगा, सबको मिल रहा है, ठीक है। अगर ख़त्म हो जाते हैं, नहीं मिलता है, तो आप JCMU से जाके ले सकते हैं, लेकिन JPMC या JCMU से ही लेना है, कहीं और से नहीं बनवाना आपने। और ये ओरिजिनल सबमिट होगा, फ़ोटो कापी सबमिट नहीं होगी इसकी। फिर आ जाए 10वें नंबर पे। अच्छा, अंडरटेकिंग जो ऊपर लिखा हुआ है ना, इसमें आप अपना नाम और सिग्नेचर वगैरह, आप अपना नाम और वालिद का नाम वो सिग्नेचर कर दें एफिडेविट पे, बहुत काफ़ी है वो। बाकी की चीज़ें ऐसे फालतू होती हैं। फिर आ जाए PMC या PMDC सर्टिफिकेट। अच्छा, ये PMDC सर्टिफिकेट जो है ना, ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, ये प्रोविजनल लाइसेंस है। प्रोविजनल लाइसेंस और PMDC सर्टिफिकेट एक ही बात है, ठीक है। ये लाइसेंस होता है 1 साल के लिए दिया जाता है, हाउस जॉब के लिए ही होता है ये लाइसेंस। ये आपने बनवाना है, लेकिन ये तभी बनेगा जब आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट होगा जो कॉलेज से बनता है। तो अगर किसी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट ही नहीं बना हुआ, तो वो PMDC सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाएगा। तो इसलिए ये आप बाद में सबमिट करवा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप अभी सबमिट करवाएं, ठीक है। अभी फ़िलहाल आप जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, जिससे मैंने फाइनल ईयर की मार्कशीट बोला कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो होगी तो आपका फॉर्म सबमिट होगा, वरना नहीं होगा। और होप सर्टिफिकेट वाली बात के कंफर्म कर लेना, फिर ही फॉर्म लेना वरना फॉर्म नहीं लेना। अगर वो एक्सेप्ट ही नहीं करे तो फॉर्म लेना पैसे ज़ाया करना, और कुछ भी नहीं है। तो PMDC सर्टिफिकेट बाद में जमा करवाया जा सकता है, क्योंकि सबकी ग्रेजुएशन अभी हुई है, किसी का रिज़ल्ट ही नहीं आया अभी तक, किसी का रिज़ल्ट आ चुका है लेकिन वो अभी आया है, किसी की फाइनल ईयर की ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई है, तो वो लाइसेंस के लिए कैसे अप्लाई कर सकता है। उस वजह से ये बाद में जमा करवाया जा सकता है, अभी जमा करवाना ज़रूरी नहीं है। जिसके पास फाइनल ईयर की ट्रांसक्रिप्ट है वो फॉर्म सबमिट करवा दे अपना। ये लाइसेंस अभी ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाद में आपने ज़रूर सबमिट करवाना है। जैसे ही आपका लाइसेंस बन के आ जाए, इसकी फ़ोटो कापी करवा के आपने सबमिट करवानी है, ठीक है। फिर आ जाता है NOC। ये आपको आपके कॉलेज से मिलेगा। अच्छा, बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि हमें पेड हाउस जॉब मिलेगी या अनपेड हाउस जॉब मिलेगी। तो जो भी टेस्ट से सिलेक्ट होते हैं ना, तो टेस्ट होती है उन लोगों के लिए जिनको पेड हाउस जॉब दी जाएगी। ये स्लॉट्स होते हैं पेड हाउस जॉब के, वरना टेस्ट लेना तो फजूल है। बाकी अनपेड जो है वो तो ऐसे ही मिल जाती है, अगर कोई किसी से भी शॉर्ट्स वगैरह लगवा ले तो उसे मिल जाएगी। लेकिन ये होती ही पेड हाउस जॉब है, उसके लिए टेस्ट ली जाती है। 100 से 150 तक इसके बीच में स्लॉट्स होते हैं, तो वेरी करते हैं, कितने भी हो सकते हैं, जितने भी अवेलेबल हों उस पर टेस्ट होता है। ये मिनिमम 100 होते हैं, ठीक है। तो 100 से 150 तक स्लॉट्स होते हैं, उस पर टेस्ट ली जाती है। और जो भी सिलेक्ट होते हैं, जिनकी भी सिलेक्शन होती है, जिनको भी हाउस जॉब मिलती है, सबको पेड हाउस जॉब मिलेगी। लास्ट में कॉपी ऑफ CNSE अपने CNSE की कॉपी करवा के सबमिट करवानी है आपको। भाई ये सब कुछ था। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो वीडियो को दोबारा देख लें। वीडियो को दोबारा देखने के बाद भी अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सिर्फ मैसेज करें, कॉल नहीं करनी है आप लोगों ने। नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स पे मैं दोबारा बात करता चलूँ। नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स जो है ना, अगर आपने बिना किसी सप्ली के कोई भी प्रूफ दिया है तो उसमें आपने नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स एक लिखनी है या फर्स्ट अटैम्प्ट लिखना है, ठीक है। फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने वो प्रूफ क्लियर किया है या एक ही अटैम्प्ट में आपने वो प्रूफ क्लियर किया है। अगर किसी प्रूफ में आपकी सप्ली आई है, सिर्फ सप्ली आई है, ईयर बैक की तरफ नहीं जा रहे हम, सिर्फ सप्ली आई है और आपने उस सप्ली में रिटेक में क्लियर कर लिया है, तो वो ये सेकंड अटैम्प्ट होता है। 2 अटैम्प्ट्स हो गए, ठीक है। अगर किसी को रिटेक आया है, किसी प्रूफ में सिर्फ रिटेक आया है, रिटेक के बाद सप्ली नहीं आई है, सिर्फ रिटेक आया है और उसने क्लियर कर लिया रिटेक में ही, तो ये थर्ड अटैम्प्ट हो गया। अगर किसी को रिटेक आया है, सॉरी रिटेक नहीं, अगर किसी को ईयर बैक हुआ है, ईयर बैक हुआ है या टर्म बैक हुआ है, तो अगर उसने ईयर बैक होते ही, मतलब किसी प्रूफ में ईयर बैक हुआ है और वो जो पेपर था ईयर बैक के बाद उसने क्लियर कर लिया बिना किसी सप्ली या रिटेक के, तो वो थर्ड अटैम्प्ट होगा। अगर किसी को ईयर बैक हुआ है और उसने उसके बाद भी वो पेपर क्लियर नहीं किया और उसको सप्ली आ गई और उसने वो सप्ली या रिटेक में क्लियर किया है, तो ये फोर्थ अटैम्प्ट होगा। ईयर बैक आने के बाद भी अगर रिटेक आ जाए तो फोर्थ अटैम्प्ट है। अगर ईयर बैक आने के बाद आप क्लियर कर लो बिना किसी रिटेक के, तो ये थर्ड अटैम्प्ट है। अगर किसी को ईयर बैक नहीं आया लेकिन सप्ली या रिटेक लगा है तो वो सेकंड अटैम्प्ट होगा। अगर किसी को कोई सप्ली या रिटेक नहीं लगा वो फर्स्ट अटैम्प्ट होगा। आपने ये सही लिखना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सही है।
इसके अलावा कोई भी ऐसा कंफ्यूजिंग है नहीं। ज़्यादातर सवालात इसी बारे में थे कि नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट कौन से लिखने हैं, कितने लिखने हैं, क्या लिखना है, 1 लिखना है, 2 लिखना है, क्या लिखना है, बस यही है। बाकी के डॉक्यूमेंट्स भी मैंने आपको बता दिए कौन से ज़रूरी हैं, कौन से ज़रूरी नहीं है। और ये चीज़ें फ़ज़ूल हैं फ़िलहाल। जब आपको ऑफ़र लेटर दिया जाएगा उसमें सब चीज़ें मेंशन होंगी, तो इस पे डिस्कस करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो बस यही था। अगर किसी को अभी भी इसके अलावा या इसके बाद भी कन्फ्यूजन है तो मुझे मैसेज कर दे, मैं रिप्लाई कर दूँगा। जज़ाकल्लाह।